285 एकड़ का अनइनहैबिटेड आइलैंड है कच्चाथीवू आइलैंड, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच से जाता है, वहां पर ये आइलैंड आता है। उसका सोल स्ट्रक्चर क्या है? 20th सेंचुरी में बना हुआ सेंट एंटनी चर्च। 1974 में क्या हुआ? इंडिया और श्रीलंका का मैरिटाइम अग्रीमेंट हुआ। मुंबई से पहले एशिया का बिलियनियर कैपिटल बोला जाता था बीजिंग को, जो कि अब है मुंबई। इसके अर्ली मॉर्निंग साइंस जो हैं वो पकड़ लिए जाते हैं किससे? स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर लेक्चर 3 ऑफ द नेक्सस बैच, नेक्सस 2.0 जो हम सीरीज चला रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स के अप्रैल मंथ तक पहुंच चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में अप्रैल वाला पूरा लेक्चर करने वाले हैं। अप्रैल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई होंगी वहाँ से मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स उठाकर लाया हूँ। जैसे पिछले लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी, ठीक है। अब इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने चीज़ें कवर कर ली, तो उसके बाद जो इस लेक्चर में बचता है वो बचता है ये 4 टॉपिक्स जो हैं इस लेक्चर में मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। एंड देखते हैं क्या है एग्जैक्टली इन टॉपिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहला है कच्चाथीवू आइलैंड, जो कि बहुत अच्छे से डिस्प्यूट में चल रहा है, ठीक। ये एक बहुत ही रैंडम सी लोकेशन पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसका मैं अगर आपको गूगल मैप पर दिखाऊं तो ये ऐसी जगह है। यहाँ पर रामेश्वरम है इंडिया की तरफ से, यहाँ पर ये कच्चाथीवू आइलैंड है, यहाँ पर मन्नार आइलैंड है श्रीलंका का, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये पूरी श्रीलंका ही है, ये जो दिख रही है ना। अब इसके बीच में यहाँ पर है कच्चाथीवू आइलैंड। इस आइलैंड पर क्या है? इस आइलैंड पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक चर्च बनी हुई है जिसकी फ़ोटो आपने यहाँ पर देखी होगी। ये जो चर्च है, बस एक ये चर्च बनी हुई है। इस पर क्रिश्चियंस साल में एक बार जाते हैं, इनकी कोई फेस्टिवल चलती है, इंडिया से भी जाते हैं, श्रीलंका से भी जाते हैं एंड वहाँ पर वर्शिप करते हैं। अब पूरी न्यूज़ क्या है? इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस और फिशिंग राइट्स उस आइलैंड पर किसके रहेंगे, इस पर पूरी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं मैरीटाइम बाउंड्री में, तो वो ऑल टुगेदर इस न्यूज़ का पार्ट है। अब एक 285 एकड़ का अनइनहैबिटेड आइलैंड है कच्चाथीवू आइलैंड, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। पाक स्ट्रेट जो कि जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच से, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच से जाता है, वहां पर ये आइलैंड आता है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट की तरफ है किसके? रामेश्वरम के, जो कि मैंने आपको लोकेशन बताई दी। 33 किलोमीटर्स पड़ता है ये कहाँ से? इंडियन कोस्ट से, ठीक। उसके बाद 62 किलोमीटर साउथ वेस्ट पड़ता है जाफना, जो कि नदर्न मोस्ट टिप है किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका से 62 है, इंडिया से 33 है, तो टेक्निकली इंडिया से ज़्यादा पास है, ठीक है। अब परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट कुछ नहीं है उस आइलैंड पर, क्योंकि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से आएगा, ठीक है। पीने का पानी का कोई सोर्स ही नहीं है, इसीलिए उस जगह कोई रहता नहीं है इतने सालों से। उसका सोल स्ट्रक्चर क्या है? 20th सेंचुरी में बना हुआ सेंट एंटनी चर्च। ये आपको कोई क्वेश्चन पे नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा चर्च है उस आइलैंड पर, इसीलिए सेंट एंटनी चर्च हम इस पे लेके आते हैं। कब बना हुआ है ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो 20th सेंचुरी का ये कैथोलिक श्राइन है, यहाँ पर क्रिश्चियन प्रीस्ट फ्रॉम बोथ इंडिया एंड श्रीलंका यहाँ से जाते हैं और डिवोटीज भी इन दोनों कंट्रीज से विजिट करते हैं। तो ये हो गया क्या? पूरा कच्चाथीवू आइलैंड का कच्चा चिट्ठा। अगला, ओरिजिन कहाँ हुआ? वोल्केनिक इरप्शन हुआ था 14th सेंचुरी में। वहाँ से इनिशियली जाफना किंगडम जो था श्रीलंका का, उन्होंने इस पर रूल करना चालू किया, ठीक। उसके बाद ये कहाँ थे? ये थे मेडिवल पीरियड में, लेकिन बाद में जो कंट्रोल है वो रामनाथ जमींदारी अंडर नायक डायनेस्टी, उनको शिफ्ट हो गया पूरा का पूरा इसका कंट्रोल, जो कि कहाँ रहते थे? जो कि मदुरई में रहते थे। कब की बात हो रही है? 17th सेंचुरी। तो 14 में कौन था? 14 में जाफना, और 17 में कौन था? मदुरई वाले नायक डायनेस्टी, ठीक। दिस इज क्लियर। ये दो चीज़ें हमने याद रखी, ये दो पूरे पॉइंट्स हमने याद रखे कि कच्चाथीवू आइलैंड में हुआ क्या। अगला, 1974 में क्या हुआ? इंडिया और श्रीलंका का मैरिटाइम अग्रीमेंट हुआ, इंडो श्रीलंका मैरिटाइम अग्रीमेंट। इस अग्रीमेंट में आइलैंड को ट्रांसफर कर दिया गया श्रीलंका, ठीक। अब 1976 में इसके 2 साल बाद क्या हुआ? एक और एडिशनल अग्रीमेंट हुआ, जिसमें दोनों ही कंट्री को प्रिवेंट किया गया फिशिंग करने से
इस आइलैंड में, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक तरीके से, ये जो कच्छातीवू आइलैंड था ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बॉर्डर करता था और बाउंड्री बनाता था। मान लो कि ये है इंडिया, यहाँ पर है इंडिया, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक जा रहा है, श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, और यहाँ है वो आइलैंड। तो ये जो है दिस इज एक्टिंग एज अ बॉर्डर ऑफ द EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? आपकी कंट्री के 200 नॉटिकल माइल्स तक आपको फिशिंग राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स सब कुछ मिलती हैं। दिस ट्रांसलेट्स इनटू 370 किलोमीटर्स, 370 किलोमीटर। लेकिन अब अगर इंडिया से श्रीलंका तो सिर्फ 30 किलोमीटर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एग्जैक्टली 30 तो नहीं है, इससे ज़्यादा ही है, बट इंडिया से श्रीलंका अगर 30 किलोमीटर, तो हम 370, क्या हम श्रीलंका के अंदर की भी राइट ले लेंगे? क्या श्रीलंका भी हमारे अंदर की राइट ले लेगा? नहीं। ऐसे केसेस में क्या होता है, इन दोनों आइलैंड का जो मिड पॉइंट होता है वहां से डिवाइड हो जाता है कि आपका जो नॉटिकल माइल है वो यहाँ पर खत्म है, क्योंकि इसके बाद उनका चालू हो रहा है। तो ऑल टुगेदर ये पूरा प्रिंसिपल रहता है। अगला पॉइंट, अब डिस्प्यूट क्या आ रहा है? डिस्प्यूट ऑल टुगेदर किस चीज पर है? इस अग्रीमेंट पर ही है जो 1974 में बनाया गया। 1974 के अग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन फिशरमैन को परमिट किया गया था कि आप कच्छातीवी को एक्सेस कर सकते हो। अभी ये डिस्प्यूट आ रहा है कि इंडियन फिशरमैन को कच्छातीवू की एक्सेस हमने 1974 के अग्रीमेंट में दे दी। अब इस पूरे अग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफर कर रही है दोनों साइड से, इसीलिए ये फेल टू रिजॉल्व हो रहा है इशू, ठीक है। श्रीलंका कुछ और ही बोल रही है ABC, इंडिया कुछ और ही बोल रही है XYZ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स हैं ये नहीं हो रहे मैच। तो इसी नॉन मैच की वजह से क्या दिक्कत आ रही है कि फिशिंग राइट्स में कोई कहीं किसी को ब्रीच कर रहा है, कहीं किसी के नेट सूख रहे हैं, कहीं कोई कैथोलिक श्राइन विदाउट वीज़ा विजिट कर रहा है। तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं ऑल टुगेदर इस पूरे मुद्दे पर। लोकेशन मैंने आपको बताई दी थी। अब चलते हैं अगला, कलक्कडल। कलक्कड़ एक एरिया है, कलक्कडल एक फिनोमिना है, ठीक है। तो आप स्पेलिंग से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, कलक्कडल है ये। कलक्कडल एक फिनोमिना है। फिनोमिना क्या होता है कि जो साइक्लोन जैसा नहीं होता, सुनामी जैसा नहीं होता, वो हाई सी वेव्स होती हैं जिसका नाम रखा जाता है कलक्कडल। हाई सी वेव्स जो कि केरला में आती हैं, ठीक है, एंड ये लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कोस्ट में भी ऑफन आती हैं, इसलिए इनको कड़ककडल बोला जाता है। अब इसके अर्ली मॉर्निंग साइंस जो हैं वो पकड़ लिए जाते हैं किससे? स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम, जो कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनकॉइस, ये जो है इसने ये फोरकास्टिंग सिस्टम को डेवलप किया था। और वार्निंग सिस्टम 7 दिन पहले आपको मिल जाती है। किससे? SSFS से। SSFS क्या है? स्वेल सर्ज फोरकास्ट सिस्टम। इससे आपको 7 डेज पहले ही मिल जाती है वार्निंग इस कड़ककडल की, ठीक। आगे चलते हैं। अब ऑल टुगेदर डेफिनेशन बताई गई है इसमें कि कड़ककडल एग्जैक्टली होता क्या है। कोस्टल फ्लडिंग होती है एक तरीके की, कॉज्ड बाय स्वेल वेव्स ड्यूरिंग प्री मॉनसून अप्रैल एंड मई। इसमें क्या होता है, साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लोग ये मलयालम वर्ड बोलते थे, क्या था? कड़ककडल। 2 मलयालम वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है, इंक्लूडिंग कल्लन एंड कडल। कल्लन मीन्स थीफ एंड कडल मीन्स सी। ओशन दैट अराइव्स एज अ थीफ, जो चोर जैसे आता है, बिना बुलाए आता है, ऐसे ओशन को बोला जाता है कलक्कडल। मतलब जो वेव्स आ रही हैं वो हमने तो नहीं बुलाई भाई, तुम अंदर ही अंदर घूम घूम के आ रहे हो, ठीक है। अब जो सुनामी वगैरह होती है उनकी वेव्स बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची होती हैं। कड़ककडल में क्या है कि वो नीचे नीचे आती है, जैसा कि आपने देखा होगा भी फोटो में,
छोटी 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 स्वेल वेव्स होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा होती हैं और इतनी तेज तेज घूमती हैं वेव्स अंदर ही अंदर कि उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं बन पाता इस वजह से कड़क कड़ल, लेकिन अगर आपने वार्निंग ले लिया, सब कुछ हो गया है, तो आप उससे बच भी सकते हो। ठीक। ओशन स्वेल्स, ये रीज़न होता है, और डिस्टेंस स्टॉर्म्स, हरिकेन्स वगैरह जैसे प्रोलॉन्ग इंटेंस गेल विंड्स इसमें नहीं होते। ठीक। अब चलते हैं, ये सारा स्पॉटलाइट में 2004 की सुनामी के बाद आया था, और इसको बहुत बार मिस्टेकनली सुनामी जैसे ले लिया जाता है, बट ये सुनामी नहीं है। सुनामी क्या होती है? सीरीज ऑफ इनॉर्मस वेव्स, बहुत सारी वेव्स, जो कि अंडर वाटर डिस्टर्बेंस, जैसे अर्थक्वेक जमीन के अंदर आ गया, और अंदर कुछ बहुत अच्छा खासा एयर वाला डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से आती है। ठीक। अब ओशन वेव्स लाइक कड़क कलर, इनकी वेव लेंथ होती है सिर्फ 30-40 मीटर की बड़ी। ठीक है, इतना ही रहती है। वेव्स की लेंथ कितनी होती है? 30-40 मीटर। जबकि उनकी जो सुनामी होती है उनकी क्या रहती है? 100 ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग, 100 किलोमीटर लंबी वेव्स होती हैं सुनामी की। तो इसीलिए यहाँ पर सुनामी तो बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस हो जाता है, कहाँ 30-40, कहाँ 100-100, 150-150, 200। ठीक है, तो ये है। अब ये जो इनकॉइस था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इसके अंडर आता है, हैदराबाद में एस्टैब्लिश हुआ था 1999 में। ठीक। अब ये यूनिट किसका है? अर्थ सिस्टम ऑफ साइंस ऑर्गेनाइजेशन, ESSO। ठीक। ये क्या मैंडेट प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ओशन इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी सर्विसेज। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद गवर्नमेंट की एजेंसी है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड टॉपिक आज का हमारा है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट। हारून एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल रिच लिस्ट बनाता है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये 13th ईयर ऑफ रैंकिंग है, 13 साल से लगातार रिच लिस्ट निकाल रहा है। इसके अकॉर्डिंग मुंबई जो है वो पूरे वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनियर कैपिटल है, जिसमें 92 बिलियनियर्स हैं, और इसमें पिछले साल के मुकाबले 26 लोग और ऐड हो गए हैं, टेकिंग इट टू बी द थर्ड इन द वर्ल्ड। मुंबई से पहले एशिया का बिलियनियर कैपिटल बोला जाता था बीजिंग को, जो कि अब है मुंबई। एशिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। ठीक है। अब ये किस कैटेगरी में बिलियनियर है? पैसे वाला किस, कौन सी कैटेगरी? ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स एंड केमिकल सेक्टर पूरा। ठीक। ये सबसे ज़्यादा रईस लोग हैं। फार्मास्यूटिकल भी है सबसे ऊपर। ठीक है, तो ये लोग जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है। टॉप 10 लोग पूरे वर्ल्ड में कौन कौन है? ये इंडिविजुअल्स की लिस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है आजकल। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा? थर्ड नंबर पर इंडिया आ गई है, बिलियनर्स सबसे ज़्यादा इंडिया में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा बिलियनर्स रहते कहाँ हैं? तो सिटी में नंबर 1 है न्यूयॉर्क, सेकंड है लंदन, थर्ड है मुंबई। पूरे वर्ल्ड में थर्ड है मुंबई। उसके बाद इसमें न्यू दिल्ली भी आता है, लेकिन वो 9th पोजीशन पे आता है। क्लियर? ये हो गया अरुण ग्लोबल रिच लिस्ट। अब मैं आता हूं इस पर, ये है जुपिटर का मून कैलिस्टो। इसके ऊपर ओजोन लेयर डिस्कवर हुई है कि जुपिटर का जो मून है कैलिस्टो, उस पर डिस्कवर हो गई ओजोन लेयर। वन ऑफ द जुपिटर का मून है। इससे पहले एक बैरन सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता था, अब इसको एक आईसी मून बोला जाता है, जो कि कंड्यूसिव है कि शायद ये लाइफ सपोर्ट कर पाए। ठीक है, ये जिंदगी ढूंढ रहे हैं बेसिकली। जुपिटर का सेकेंड लार्जेस्ट मून है कौन? कैलिस्टो। एंड सबसे बड़ा मून कौन है जुपिटर का? गैनीमीड, जो कि हम सबको पता है। और पूरे सोलर सिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट मून है कौन? कैलिस्टो। इसके बीच में एक टाइटन भी आता है, जो कि सैटर्न का मून है, सैटर्न का लार्जेस्ट एंड पूरे सोलर सिस्टम का सेकेंड। ठीक। तो अगर मैं रैंकिंग बताना चाहूँ तो गैनीमीड नंबर 1, नंबर 2 पे कौन? टाइटन, नंबर 3
कैलिस्टो। ये है क्या लार्जेस्ट मून्स इन द एंटायर यूनिवर्स। ठीक, ये है पूरी लिस्ट, ये है पूरी रेटिंग रैंकिंग। अब जो कैलिस्टो है उसका साइज तो मर्क्यूरी बराबर है, वो एक प्लैनेट बराबर ही इतना बड़ा मून है। ठीक है, कैलिस्टो का सरकमफेरेंस एट इस इक्वेटर इज इतना इतना 15,000 किलोमीटर का पूरा सरकमफेरेंस है कैलिस्टो का। तो आपको लिस्ट बता ही दी मैंने। आप चलते हैं आगे। गैनीमीड, जुपिटर, टाइटन, सैटर्न बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइटन के आगे सैटर्न लिख देता हूँ। ये अगला, गैलीलियो गैलीली ने डिस्कवर किया था 1610 में। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गैनीमीड का जीए जो है वो गैलीलियो से आया है। अब एज पर नासा, आफ्टर सैटर्न, सैटर्न के 146 मून्स हैं टोटल और जुपिटर के 95। इसको भी एक बार मैं लिख दूं। यहाँ से टाइटन सबसे बड़ा है, यहाँ से गैनीमीड और कैलिस्टो 1 और 3 पे आते हैं। ठीक, अब वाटर आइस, रॉकी मटेरियल, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे बना हुआ है। जो इसके हैवी क्रेटर हैं वो इसकी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बीइंग स्टक बाय एस्टेरॉइड्स जो है उसको बताते हैं। और सीज्मिक एक्टिविटी इस पर नहीं होती है जो कि बाकी दूसरे मून्स पर होती है जुपिटर के। ठीक है, तो जो प्लैनेट अर्थ का साइज है वो एक हैबिटेबल जोन में आता है। थोड़ी सी साइंस पढ़ा दूं मैं। ये जो वीनस, मर्क्यूरी वगैरह ये अर्थ से इतने ज़्यादा पास हैं कि ये इतने ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। फिर अर्थ जो है वो एक ग्रीन जोन में है जहाँ पर जस्ट राइट हो जाता है, और ये लोग इतना दूर हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं पहुँच पाता, तो ठंडे पड़े हुए। ठीक है, वाटर आइस इसलिए। तो ये था हमारा अप्रैल का करंट अफेयर्स पूरा पार्ट 1। पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा मैं अगले हफ्ते। एंड अगले ही आप प्लेलिस्ट में भी, अगर इसको बाद में देख रहे हो वीडियो को, तो प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।